तो आज हमें कक्षा 10वीं में साइंस के बारे में पढ़ना है। साइंस में आपके यहाँ 3 भाग हैं, जिसमें भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान एवं जीव विज्ञान है। जिसमें हम आज आपको पढ़ाने वाले हैं भौतिक विज्ञान। भौतिक विज्ञान आपके यहाँ 2 पार्टों में बटा है, जिसमें एनसीईआरटी पैटर्न के हिसाब से पहली यूनिट आपकी लाइट एवं दूसरी यूनिट इलेक्ट्रिक है। तो आइए हम शुरू करते हैं पहली यूनिट लाइट। क्या है लाइट, आइए इसके बारे में जानते हैं। छोटी कक्षाओं में आपने पढ़ा होगा प्रकाश के बारे में, तो यहाँ हम प्रकाश के बारे में आपको थोड़ा पहले अवगत करा देना चाहते हैं। आइए जान लेते हैं प्रकाश क्या है। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमारी आंखों को संवेदित करता है। यानी प्रकाश एक ऐसी ऊर्जा है जो हमको देखने की क्षमता प्रदान करता है। पृथ्वी पर प्रकाश का मूल स्रोत सूर्य है। अब आते हैं, जानेंगे हम प्रकाश के गुण, यानी जो प्रॉपर्टी है प्रकाश की, लाइट की, वो क्या है। प्रकाश की प्रॉपर्टी में ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको बताए गए हैं। आइए शुरू करते हैं इसमें, जिसमें से पहला पॉइंट आपका है कि प्रकाश सरल रेखा, मतलब सीधी रेखा, प्रकाश जो है वो सरल रेखा में गति करता है। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और ये आगे चलकर जब आप फॉर्मेशन ऑफ इमेज पढ़ेंगे तो इसमें इस पॉइंट को बहुत आपको ध्यान में रखना है। अब आते हैं दूसरा इसका जो कैरेक्टर है, प्रकाश विद्युत चुंबकीय विकिरणों के रूप में चलता है। जो प्रकाश है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक विकिरण के रूप में आपका चल रहा है। फिर तीसरा पॉइंट है, प्रकाश के गमन के लिए, यानी प्रकाश को चलने के लिए, जाने के लिए माध्यम की आवश्यकता अनिवार्य नहीं है। अर्थात आप यहाँ पे जानेंगे कि प्रकाश को चलने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता अनिवार्य नहीं है। इसका मतलब माध्यम हो तो भी ये जा सकता है, नहीं होगा तो भी ये जो है उसमें से जा सकता है। इसका जो है उदाहरण आप पढ़ेंगे जब आपको बताया जाएगा कि चंद्रमा से देखने पर आकाश का रंग क्या होता है और पृथ्वी से देखने पर आकाश का रंग क्या होता है, तो वहां आप इसको अच्छी तरह से जान जाएंगे। फिर अगला पॉइंट है, निर्वात अथवा वायु में प्रकाश की चाल 3 गुणे 10 के 8 घात मीटर पर सेकेंड होती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जब आप न्यूमेरिकल लगाएंगे तो इस पॉइंट्स को आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि कहीं आपको किसी न्यूमेरिकल में आपको प्रकाश के चाल के बारे में वायु में नहीं बताया जाएगा, तो वहां आपको ये याद रखना है कि निर्वात अथवा वायु में प्रकाश की चाल 3 गुणे 10 के 8 घात मीटर पर सेकेंड होती है। यानी एक चीज यहाँ इन बातों से स्पष्ट है कि भिन्न भिन्न माध्यमों में इसकी चाल भिन्न भिन्न होगी। अगला पॉइंट आपका है भी, प्रकाश की चाल भिन्न भिन्न माध्यमों में भिन्न भिन्न होती है। यानी अगर हम माध्यम को चेंज कर देते हैं तो उसमें प्रकाश की जो स्पीड है, प्रकाश का जो वेग है, वो आपका जो है भिन्न भिन्न हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट आपका है, प्रकाश में परावर्तन एवं अपवर्तन के गुण पाए जाते हैं। प्रकाश जो है वो परावर्तन यानी वापस लौटना, और अपवर्तन मतलब यूं कह लीजिए दूसरी तरफ जाना, तो ये दोनों कैरेक्टर इसमें पाए जाते हैं। आते हैं, श्वेत प्रकाश मुख्यतः 7 रंगों से मिलकर बना हुआ है। यहाँ एक इंपॉर्टेंट चीज आपको बताया गया है, श्वेत प्रकाश। अगर हम देखें तो वैसे तो प्रकाश आपका अदृश्य रूप में रहता है, लेकिन अगर यहाँ पे हम इसको श्वेत प्रकाश मानेंगे तो आप ये आपको जानना है कि जो श्वेत प्रकाश है, इसको श्वेत हम क्यों बोलते हैं, क्योंकि जो हमारी ज्ञानेंद्रियां हैं उन ज्ञानेंद्रियों के द्वारा इसका जो है आभास होता है, और वो हमारी ज्ञानेंद्रिय है आंख। आंख के द्वारा हम प्रकाश को देख पाने में सक्षम है। एक्चुअली में कहा जाए कि हम देख पाने में, प्रकाश को देख पाने में सक्षम है, तो ये पूर्णतः गलत होगा, क्योंकि प्रकाश को हम नहीं देखते हैं, प्रकाश के द्वारा वस्तुओं को देखते हैं। यानी प्रकाश जो है वो एक एनर्जी है जिसके कारण से हम वस्तुओं को देख पाते हैं। तो यहाँ पे हम श्वेत प्रकाश लिए हैं, क्योंकि जो प्रकाश है वो कई रंगों से मिलकर बना हुआ है। तो इसमें ये कहा गया है कि श्वेत प्रकाश मुख्यतः 7 रंगों से मिलकर बना हुआ है। इस पे एक प्रैक्टिकल है, इसमें आप इन 7 रंगों के बराबर मात्रा में लेकर एक चरखी बना के उसको
बहुत तीव्र गति से घुमाइए तो वो चरखी आपको एकदम श्वेत दिखेगी। मतलब इसमें आपको प्रयोग बताया गया है कि आपको कहीं जो है किताबों में या नेट पे मिल जाएगा कि 7 रंगों के पार्ट अगर हम इस चरखी में लगा दें, जिसमें जो इंद्रधनुष के रंग हैं, अगर इन 7 पे विबग्योर का क्रम बैठाया जाए और इसको बहुत तीव्र वेग से घुमाया जाए तो ये जो चरखी है ये कलरफुल नहीं दिखेगी, ये एकदम श्वेत दिखेगी। इसका मतलब जब हम उसको तीव्र वेग से घुमा रहे हैं तो ये सारे रंग आपस में मिलकर श्वेत रंग बना रहे हैं। इसका मतलब श्वेत प्रकाश जो है वो 7 रंगों से मिलकर बना हुआ है। अगला जो पॉइंट आपका है, दृश्य प्रकाश की तरंग दैर्घ्य 4000 एंगस्ट्रॉम से 7800 एंगस्ट्रॉम के मध्य होती है। ये टॉपिक आप पढ़ेंगे जब बड़ विक्षेपण पढ़ेंगे, तब उसमें आपको बताया जाएगा कि तरंग दैर्घ्य के हिसाब से प्रकाश का विचलन किस प्रकार से होता है। तो ये इतने इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको हमेशा ध्यान में रखना है कि प्रकाश क्या है, इसके क्या प्रॉपर्टीज हैं। इसके अतिरिक्त और भी तमाम सारी प्रॉपर्टीज हैं, लेकिन ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है, आपको हमेशा ध्यान में रखना है। चलिए अब आगे देख लेते हैं कि हमको इसके बारे में और क्या पढ़ना है, जो कि हम इसके पहले क्लास में पढ़ चुके हैं। इन सभी के बारे में हम आपको थोड़ा सा अवगत करा दें, जिसमें पहला आपका है पारदर्शी माध्यम। पहला है पारदर्शी माध्यम, नाम से स्पष्ट है, पारदर्शी यानी आर पार दिखाई दे। तो आर पार दिखाई देने का मतलब ये हुआ कि ऐसा माध्यम जिसमें प्रकाश एक तरफ से दूसरी तरफ निकल जाता है, उसे हम क्या कहते हैं, पारदर्शी माध्यम। इसको आपको ऐसे ध्यान रखना है कि जब हम किसी माध्यम से एक तरफ से दूसरी तरफ देख पाए तो वो माध्यम आपका पारदर्शी माध्यम होगा। इसके विपरीत आपका क्या हो जाएगा, अपारदर्शी माध्यम। इसका जस्ट उल्टा, पारदर्शी में क्या होता है कि जिसमें प्रकाश एक तरफ से दूसरी तरफ निकल जाता है वो आपका पारदर्शी माध्यम है, और जिसमें प्रकाश एक तरफ से दूसरी तरफ नहीं निकल पाता है वो है आपका अपारदर्शी माध्यम। अब इसके बाद आता है पारभासी या अल्प पारदर्शी माध्यम। पारभासी या अल्प पारदर्शी, अगर हम इस शब्द को ले तो अल्प का मतलब होता है कम और पारदर्शी का मतलब होता है आर पार दिखाई देना, यानी जिस माध्यम के आर पार कम दिखाई दे। इसका मतलब स्पष्ट हो गया कि ऐसा माध्यम जिसमें प्रकाश कुछ भाग जो है दूसरी तरफ निकल पाए। ऐसे माध्यम जिनमें से प्रकाश एक तरफ से दूसरी तरफ पूरी तरह से ना निकलकर उनका कुछ भाग निकल पाता है वो आपका अल्प पारदर्शी या पारभासी माध्यम कहला। आप ये आपका हो जाएगा पारभासी माध्यम। अब इसमें आपको पढ़ना है आगे प्रकाश के स्रोत। हाँ, इन तीनों में आप तमाम सारे एग्जाम्पल भी ले सकते हैं। जैसे पारदर्शी में आपका क्या हो जाएगा, कांच हो जाएगा। फिर इसके बाद आपका जल भी हो सकता है। अपारदर्शी माध्यम में दीवार हो गया, कागज हो गया। फिर इसके बाद पारभासी या अल्प पारदर्शी माध्यम में आपका क्या होगा, जैसे घिसा हुआ कांच, गंदा जल और तेल लगा हुआ कागज इत्यादि सारे जो है ये आपका जो है पारभासी या अल्प पारदर्शी माध्यम में आ जाएगा। अब आते हैं हम प्रकाश के स्रोत पढ़ेंगे, यहीं से आपका ये टॉपिक स्टार्ट होता है। सोर्स ऑफ लाइट क्या है, प्रकाश के स्रोत। तो चलिए प्रकाश के स्रोत पढ़ते हैं अगले। तो चलिए देखते हैं प्रकाश के स्रोत क्या है। प्रकाश के स्रोत जानने के लिए हमको दो चीजों को जानना पड़ेगा, जिसमें आप पढ़ेंगे दीप्ति और अदीप्ति। दीप्ति और अदीप्ति का मतलब क्या है? दीप्ति का मतलब है जो वस्तुएं प्रकाश स्वयं देती हैं वो आपकी दीप्ति में आती हैं, और जो वस्तुएं स्वयं प्रकाश उत्पन्न नहीं करती हैं वे अदीप्ति में आती हैं। अगर हम उदाहरण के थ्रू समझें तो दीप्ति में जैसे आपका सूर्य हुआ, स्वयं प्रकाश देता है। बल्ब हुआ, बल्ब को देखने के लिए और किसी प्रकाश की आवश्यकता नहीं है, वो आपका स्वयं प्रकाश देगा, यानी बल्ब प्रकाश देगा तो आपकी वस्तुएं दिखेंगी। ऐसे आपकी मोमबत्ती हुई, टार्च हुई, ये सब जो है दीप्ति प्रकाश में आते हैं। इसके विपरीत अदीप्ति क्या है?
कि जो वस्तुएं हमको प्रकाश नहीं देती हैं वो अदीप्ति में आती हैं। जैसे हम कहते हैं पुस्तक, हम कहते हैं लकड़ी, कागज, ये सब, चंद्रमा, ये सब आपके किस में आते हैं? दीप्ति में। एक छोटा सा क्वेश्चन हमेशा बनता है कि आपका सूर्य किस में आता है? दीप्ति में। चंद्रमा किस में आता है? एवं तारे किस में आते हैं? तो आपको ये ध्यान रखना है कि तारे दीप्ति में है और चंद्रमा जो है वो अदीप्ति में है, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि चंद्रमा का स्वयं का प्रकाश नहीं है, चंद्रमा सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित होती है। तो इसका मतलब जो दूसरे के प्रकाश पड़ने पर दिखाई दे वो आपकी क्या हुई? अदीप्ति। तो इस प्रकार से चंद्रमा आपका क्या हो गया? अदीप्ति। तो इसमें आइए हम पढ़ते हैं सोर्स ऑफ लाइट, प्रकाश के स्रोत। प्रकाश जिन वस्तुओं से हमें प्राप्त होता है उसे प्रकाश का स्रोत कहते हैं। यानी जिन वस्तुओं से हमको प्रकाश प्राप्त होगा उसे हम प्रकाश के स्रोत कहेंगे। जैसे अगर हमको टॉर्च से प्रकाश मिल रहा है तो प्रकाश का स्रोत टॉर्च हुआ। बल्ब से मिल रहा है तो प्रकाश का स्रोत बल्ब हुआ। अगर हमको दीपक से मिल रहा है तो उसका स्रोत जो है आपका दीपक हुआ। और इसी प्रकार से जो है तारे, सूर्य, ये सब क्या है? प्रकाश के स्रोत हैं। आपको ये जानना बहुत ही आवश्यक है कि प्रकाश का जो सबसे बड़ा और मूल स्रोत है, यानी अगर हम कहेंगे मूल स्रोत जो प्रकाश का है पृथ्वी पर, वो क्या है? तो आपको ये जानना होगा कि प्रकाश का जो मूल स्रोत है वो सूर्य है। दो तीन बातें आई हैं प्रकाश के मूल स्रोत, सूर्य के बारे में। प्रकाश का मूल स्रोत, प्रकाश जिन वस्तुओं से हमको अधिक मात्रा में मिलती है उसमें सूर्य की वरीयता सबसे पहले है। तो ऐसे में आपको ये जानना है कि मूल स्रोत जो अगर हम लेंगे तो वो क्या है? आपका सूर्य है। अब आते हैं, हम पढ़ेंगे प्रकाश की किरण, रे ऑफ लाइट। अगर हम प्रकाश के स्रोत जान गए हैं तो रे ऑफ लाइट हमको जानना बहुत ही जो है आसान होगा, क्योंकि यहाँ आपको किरण के बारे में बताया गया है। मैथ में आपने किरण के बारे में पढ़ा है तो आप वहां पे ये पढ़े हैं कि किरण जिसका एक अंतिम बिंदु होता है और दूसरी तरफ हम इसको इनफाइनाइटली बढ़ा सकते हैं। यानी मान लीजिए एक अंतिम बिंदु P हुआ और इसको हम इनफाइनाइटली बढ़ा सकते हैं दूसरी तरफ, तो ये क्या हुआ? रे हुआ। यानी ये एक क्या हुआ? किरण हुआ। अब इसी में आपको जोड़ देना है प्रकाश की किरण। अगर ये किरण प्रकाश की होगी तो ये क्या बोला जाएगा? प्रकाश की किरण। सिंपल सी बात है, अगर प्रकाश की किरण के बारे में लिखना आएगा तो आप लिख सकते हैं कि जब प्रकाश के किसी स्रोत से प्रकाश निकलकर आगे की तरफ बढ़ता है तब हम उसे क्या कहते हैं? प्रकाश की किरण कहते हैं। अब प्रकाश पुंज क्या होता है? प्रकाश पुंज, बीम ऑफ लाइट। इसका मतलब आपको ये जानना है जो बीम ऑफ लाइट है वो है किरणों का समूह। किरणों का समूह। जैसे एक किरण जब आपका प्रकाश, यानी एक किरण को हम लेंगे वो आगे बढ़ा, तो ऐसे तमाम सारे, जैसे टार्च से जो रोशनी निकलती है वो आपका, जैसे सिंपल सा उदाहरण ले, जब लेजर लाइट आप देखे होंगे, लेजर लाइट में जो प्रकाश निकलता है उसमें भी बीम निकलता है, लेकिन उसको आप अगर बहुत पतला मान के चलिए तो उसमें से एक जो है लाइन निकलती है, एक रे निकलती है, एक किरण निकलती है जो आगे की तरफ बढ़ती है। अगर हम ऐसे कहें, आप बड़ा सा टार्च ले लीजिए तो उसमें ऐसे तमाम सारी किरणें जो है आपस में जुड़कर निकलेंगी, तो उसको हम क्या बोलेंगे? किरणों का समूह। और उन किरणों के समूह को हम बोलते हैं प्रकाश पुंज। यानी कि जब प्रकाश की बहुत सी किरणें किसी स्रोत से निकलकर आगे की ओर बढ़ती हैं तब हम उसे कहते हैं प्रकाश पुंज, यानी बीम ऑफ लाइट। और इसी बीम ऑफ लाइट में आपको प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का अपवर्तन, फॉर्मेशन ऑफ इमेज, कैसे इमेज बनेगा वो ये आपको पढ़ना है। तो इसका जो है बहुत ही महत्व है जब आप फॉर्मेशन पढ़ेंगे। यानी बिना बीम के हम फॉर्मेशन नहीं पढ़ सकते। जब तक कि बीम नहीं रहेंगे, यानी प्रकाश की एक से अधिक किरणें नहीं रहेंगी, तब तक हम प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन नहीं पढ़ सकते हैं। तो चलिए देखते हैं प्रकाश के परावर्तन के बारे में। आपके यहाँ प्रकाश में दो ही टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें पहला आपका परावर्तन और दूसरा है आपका अपवर्तन। तो शुरू करते हैं प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन क्या होता है? इसमें आपको यह जानना है कि जब प्रकाश किसी
चमकदार सतह पर पड़े और पुनः उसी माध्यम में वापस लौटे। एग्जाम्पल के तौर पे मान लीजिए ये आपका कोई एक चमकदार सतह है जिसमें आप कांच भी ले सकते हैं। इस तरफ एकदम चमकदार सतह है और प्रकाश की किरण इस पे जाके पड़ती है और पुनः उसी तरफ लौट आती है, तब हम इस क्रिया को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। यानी स्पष्ट है कि अगर आपको प्रकाश के परावर्तन के बारे में पूछा जाए तो आप लिख सकते हैं। इसके लिए आपको वीडियो को बहुत ध्यान से देखना है और आप ध्यान से इसको देखकर नोट्स बना सकते हैं, क्योंकि बहुत ज्यादा लिखना यहाँ संभव नहीं है। तो इसलिए जो है आप इसको ध्यान से देखिएगा, ध्यान से देखकर आप नोट्स बना सकते हैं। इसमें प्रकाश के परावर्तन में क्या बताया गया कि जब प्रकाश किसी चमकदार सतह पर पड़े और पुनः उसी माध्यम में लौट आए या उसी ओर लौट आए, तब इस क्रिया को हम प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। जैसे मान लीजिए एक माध्यम है आपका AB या कुछ भी मान सकते हैं, एक माध्यम है एक सरफेस है AB, एक तल है AB जिसका एक पार्ट चिकना है यानी चमकदार है। उदाहरण के तौर पर आप दर्पण भी ले सकते हैं। तो इस प्रकार से इसमें यह कहा गया प्रकाश के परावर्तन में, जब प्रकाश की किरण एक तरफ से आती है और पुनः उसी ही तरफ लौट जाती है किसी तल पर पड़ने के बाद, तो इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, परावर्तन। यहां देखा जाए तो ये आपका एक सरफेस है जिसका एक पार्ट चमकदार है और जब रे आपकी आती है लाइट की यानी प्रकाश की किरण आती है इस तरफ से और पुनः इसी तरफ ही लौट जाती है। ये आपका माध्यम, अगर हम यहाँ से सेपरेटेड माध्यम माने, ये आपका सेपरेटेड मीडियम हो गया, इसके इस तरफ दूसरा मीडियम और इसके इस तरफ दूसरा मीडियम, तो ये इस मीडियम से दूसरे मीडियम में ना जाकर उसी मीडियम में लौट आता है। तो इस क्रिया को हम क्या कहते हैं, प्रकाश का परावर्तन यानी रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। आइए इसके आगे पढ़ते हैं। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट, प्रकाश के परावर्तन संबंधी कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाएं, यानी परावर्तन से संबंधित महत्वपूर्ण बिंदु। परावर्तन से संबंधित महत्वपूर्ण बिंदु क्या है? परावर्तन से संबंधित महत्वपूर्ण बिंदु आइए देखते हैं। तो इसमें आपको पहले पढ़ना है इंसिडेंट रे, यानी जिसको हम बोलते हैं आपतित किरण। दूसरा है आपका परावर्तित किरण। तीसरा है आपका अभिलंब। चौथा है आपका आपतन कोण। पांचवा है आपका परावर्तन कोण। छठा है आपका आपतन बिंदु। हालांकि ये क्रम से नहीं है, आप जब भी इसको लिखेंगे तो क्रम से अपने अनुसार लिख लीजिएगा। आपतन बिंदु, इसके बाद परावर्तक सतह। आइए देखते हैं, इसमें ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है जब आप प्रकाश का परावर्तन पढ़ेंगे। प्रकाश के परावर्तन में हमको ये इन सभी बिंदुओं पर बहुत ध्यान रखना है, क्योंकि इसके बिना प्रकाश का परावर्तन संभव नहीं है। तो इसमें पहला है आपका आपतित किरण। हालांकि पहला आपका होना चाहिए परावर्तक सतह, क्योंकि परावर्तक सतह होगा तभी उसमें हम जो है आगे प्रक्रिया कर पाएंगे। तो चलिए आपतित किरण से स्टार्ट करते हैं। यानी हम मानते हैं कि हमारे पास एक सरफेस है, एक पृष्ठ है जिसका एक पार्ट यानी जिसके एक तरफ एकदम चिकना एवं चमकदार है। इसको हम मानते हैं L1 एवं L2। एक हमारे पास L1 और L2 पृष्ठ है जिसका ये तरफ आपका चमकदार है, दूसरा तरफ आप खुरदुरा भी मान सकते हैं या पॉलिश मान सकते हैं। अगर हम इसको मिरर मानेंगे तो ये इस तरफ पॉलिश और इस तरफ आपका परावर्तक तल। तो हमारे पास एक परावर्तक पृष्ठ है। अब आते हैं आपतित किरण, जिसको हम बोलते हैं इंसिडेंट रे। आपतित किरण क्या है? जब किसी प्रकाश स्रोत से किसी पृष्ठ की तरफ कोई रेज आती है तब हम उसको बोलते हैं आपतित किरण। यानी ये आपकी हो गई
आपतित किरण। इसके बाद दूसरा आपका हो जाएगा परावर्तित किरण, यानी जब वो किरण पुनः वापस टकराकर उस माध्यम से वापस लौटती है तब हम इसको बोलते हैं परावर्तित किरण। आगे है आपका अभिलंब। तो अभिलंब के पहले आपको आपतन बिंदु पढ़ना पड़ेगा। आपतन बिंदु क्या है? पृष्ठ के जिस बिंदु पर आपतित किरण आकर पड़ती है उसे हम बोलते हैं आपतन बिंदु। चलिए क्रम से आप ध्यान रखिएगा, आपतित किरण, परावर्तित किरण एवं आपतन बिंदु, ऐसे आपको क्रम से लिखना है। तो फिर आपका आ गया अगला आपतन कोण, और इसके पहले आपको पढ़ना होगा अभिलंब, यानी ये आपका पहला हुआ, ये दूसरा हुआ, ये आपका तीसरा हुआ और ये आपका चौथा हुआ। ये आपका हो जाएगा पांचवा, ये हो जाएगा छठवां। अब आते हैं, ये पहला भी मान सकते हैं, परावर्तक सतह भी नहीं मानेंगे इसमें तो भी आपका हो जाएगा। तो आपका अगला पॉइंट है अभिलंब क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, नॉर्मल। और ये अभिलंब आपका जो है लास्ट तक जब आप फार्मूले का डेरिवेशन करेंगे तब भी आपको बहुत जरूरत पड़ेगा, क्योंकि उसमें अभिलंब से ही हम एंगल का निर्धारण करेंगे कि आपका जो है इंसिडेंट एंगल क्या है एंड आपका रिफ्रैक्टिव या रिफ्लेक्टिव एंगल क्या है। तो आइए इसमें हम आपतित किरण, परावर्तित किरण जान लिए, आपतन बिंदु जान लिए, अभिलंब क्या है। आपतन बिंदु पर पृष्ठ के लंबवत, यानी आपतन बिंदु पर खींचा गया लंब ही क्या कहलाता है? अभिलंब। यानी यदि आपतन बिंदु यानी पृष्ठ के आपतन बिंदु पर अगर कोई लंबवत रेखाखंड है तब हम इसको क्या बोलते हैं? अभिलंब। ये आपका हो जाएगा अभिलंब। अब नेक्स्ट आपका आता है पांचवा, आपतन कोण क्या है। तो इसमें आपको जो है एक ट्रिक के माध्यम से ध्यान रखना है कि आपतित किरण है तो आपतन कोण मिलेगा, परावर्तित किरण है तो परावर्तन कोण मिलेगा। यानी अगर हम यहाँ पे आपतन कोण की परिभाषा जाने तो ये हो जाएगा कि आपतित किरण एवं अभिलंब के बीच बने हुए कोण को हम क्या बोलते हैं? ये आपका हो जाएगा आपतन कोण। आपतन कोण, ध्यान रखिएगा ये एरो आपको नहीं लगाना है। यानी आपतित किरण और अभिलंब के बीच जो कोण मिलेगा वो क्या हो जाएगा? आपतन कोण। ऐसे आपको परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच मिला हुआ जो बना हुआ कोण है वही आपका हो जाएगा परावर्तन कोण। इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं आई से प्रदर्शित करते हैं, इसको स्मॉल आर से प्रदर्शित करते हैं। यानी सारी बातें यहाँ पे स्पष्ट हो गई हैं। एक बार फिर से इसको देख लेते हैं। ये आपका L1 और L2 एक परावर्तक पृष्ठ है, परावर्तक सतह है। अब यहाँ स्टार्ट करेंगे हम पहले नंबर से, आपतित किरण क्या है। तो हालांकि इसका हम नामांकन भी कर सकते हैं। मान लीजिए ये नामांकन करते हैं A और यहाँ से P पे पड़ा, फिर ये निकला आपका B और इसको हम माने M। तो चलिए, आपतित किरण किसी भी पृष्ठ की ओर आने वाली प्रकाश की किरण को आपतित किरण कहते हैं। और वो पृष्ठ कैसा होना चाहिए? चमकदार। यानी किसी भी पृष्ठ की ओर आने वाली प्रकाश की किरण को आपतित किरण कहते हैं। किसी पृष्ठ से यानी पृष्ठ से टकराकर दूर जाने वाली किरण को हम क्या बोलते हैं? परावर्तित किरण। फिर अगला पॉइंट आपका पड़ता है आपतन बिंदु। पृष्ठ के जिस बिंदु पर आपतित किरण पड़ती है उसे आपतन बिंदु कहते हैं, इंसिडेंट पॉइंट या पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। और इसके बाद अगला आपका है अभिलंब, यानी किसी भी पृष्ठ के आपतन बिंदु पर खींचा गया लंब अभिलंब कहलाता है। फिर इसके बाद आता है आपका अगला पॉइंट आपतन कोण, यानी आपतित किरण एवं अभिलंब के बीच बना हुआ कोण आपतन कोण कहलाता है। इसे आई से प्रदर्शित करते हैं, स्मॉल आई रहेगा। और ऐसे आपका परावर्तन कोण हो जाएगा, यानी कि आप परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच बने हुए कोण को परावर्तन कोण कहते हैं। इसे स्मॉल आर से प्रदर्शित करते हैं। तो ये आपका हो गया प्रकाश के परावर्तन से संबंधित महत्वपूर्ण बातें। अब अगले जो है आपको अगली बार पढ़ना है प्रकाश के परावर्तन से संबंधित नियम।
तो चलिए देखते हैं प्रकाश के परावर्तन से संबंधित नियम। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, लगभग पूछा जाता है बोर्ड के क्वेश्चन में। प्रकाश के परावर्तन से संबंधित नियम क्या है? तो प्रकाश के परावर्तन से संबंधित दो नियम है, जिसमें आपका पहला है आपतित किरण, परावर्तित किरण, यौन आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब। ये तीनों एक ही तल में होते हैं। यानी आप यहां पे जाने कि आपतित किरण, परावर्तित किरण, यौन आपतन बिंदु पर जो खींचा गया अभिलंब होता है वो तीनों एक ही तल में होंगे। ये आपका है परावर्तन का पहला नियम। दूसरा नियम क्या है? आपतन कोण आई सदैव परावर्तन कोण आर के बराबर होता है। यानी इन दो नियमों को आपको ध्यान रखना है। परावर्तन से संबंधित ये दो मुख्य नियम है, जिसमें पहला है आपतित किरण, परावर्तित किरण, यौन आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। और दूसरा है आपतन कोण आई सदैव परावर्तन कोण आर के बराबर होता है। अगर हम इसको चित्र के माध्यम से समझें तो ये एक सरफेस है L1 L2 या M1 M2 कुछ भी हम मान सकते हैं। इसमें ये आपका परावर्तक पृष्ठ है, प्रकाश की किरण आएगी, ये इंसिडेंट रे यानी आपतित किरण, और ये प्रकाश की किरण वापस जाएगी। यहां पे आपका नॉर्मल हो जाएगा। अगर देखा जाए तो यहां पे आपतित किरण हो गई और ये क्या हो गई? परावर्तित किरण। और अभिलंब अगर हम खींचेंगे तो इस प्रकार हम देखते हैं कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पे जो अभिलंब खींचा जाता है वो तीनों एक ही तल में होते हैं, यानी एक ही सरफेस में है। तो इस प्रकार से ये आपका हो गया परावर्तन का पहला नियम। दूसरा नियम क्या है कि आपतन कोण जो आई होता है वो सदैव परावर्तन कोण आर के इक्वल होता है। आपतन कोण का मान जो आई है वो सदैव परावर्तन कोण आर के मान के इक्वल होगा। यानी जितने डिग्री पर ये जो है कोण हम आपतित किरण को झुकाएंगे उतना ही आपतित परावर्तित कोण भी झुकेगा। इसको अगर हम बढ़ाते हैं तो ये भी बढ़ेगा। एक एग्जाम्पल के माध्यम से आप समझ सकते हैं। जैसे जब आप किसी अंधेरे कमरे में जाइए और सामने मिरर एक दर्पण लगा हो, टार्च से उस पर रोशनी जब हम डालते हैं, अगर हम सीधी रोशनी डालते हैं तो उस दर्पण से टकरा के सीधी रोशनी हमारे पास आती है, और अगर हम नीचे से रोशनी डालेंगे तो उस प्रकार से वो दर्पण से ऊपर से निकलेगी। ऊपर से दर्पण पे डालेंगे रोशनी तो वो नीचे से निकलेगी। यानी जिस प्रकार से हम एंगल को घुमा रहे हैं उसी प्रकार वो जो है आने वाली जो रेज है, आने वाली जो लौट कर आ रही है प्रकाश की किरणें, वो भी आपकी घूम रहे हैं। यानी हमेशा आई का मान और आर का मान परावर्तन के लिए बराबर होता है। तब क्या हुआ? यानी हम जब किरणों को पलट दें, जब हम आपतित किरण को परावर्तित किरण मान लें और परावर्तित किरण को आपतित किरण मान लें, यानी कुल मिला के हमको एक ही रखना है। जिस प्रकार से अगर ये आपतित किरण है और ये क्या है? परावर्तित किरण, एंगल तो आपके इक्वल होते हैं। तो इस प्रकार से हमको ये मिल गया कि जब हम इसको आपतित किरण मानेंगे तो हमको परावर्तित कोण मिलेगा। आपतित किरण मानेंगे तो ये आपका हो जाएगा परावर्तित किरण। और जब हम यानी इसको आपतित किरण मानेंगे, इनको अगर हम घुमा दें, आर और आई इक्वल होते हैं, तो इस प्रकार से अगर हम इस रे को इंसिडेंट रे यानी आपतित किरण माने तो ये पड़ने के पश्चात ये वापस लौटेगी और उतने ही एंगल पर लौटेगी। तब ये आर जो है आई और ये आई जो है वो आपका आर हो जाएगा। यानी प्रकाश की किरणों में रिवर्सिबिलिटी का गुण होता है। यानी जब हम आपतित किरण को परावर्तित किरण मानेंगे, या यूं कह सकते हैं कि जब हम परावर्तित किरण को आपतित किरण मानेंगे
तो आपतित किरण जो है वो परावर्तित किरणों की भांति व्यवहार करने लगेंगी और इस स्थिति में आपतन कोण आई वो परावर्तन कोण आर हो जाएगा और जो परावर्तन कोण आर है वो आपतन कोण आई बन जाएगा। तो इस प्रकार से आप ये जान गए कि इसमें प्रकाश किरणों की उत्कर्णता क्या है। नेक्स्ट टॉपिक आपका जो है वो आप पढ़ेंगे मिरर के बारे में, यानी दर्पण क्या है। तो अगले वीडियो में आपको दर्पण के बारे में बताया जाएगा कि दर्पण क्या है और कितने प्रकार के होते हैं, इन दर्पणों की उपयोगिता क्या है, दर्पण से कैसे हम इमेज को प्राप्त करेंगे और इससे संबंधित और सारी बातों का अध्ययन करेंगे।